देखो बच्चों, अपन उसके अंदर कल अपन ने देखा था कि कुछ स्पेशल टाइप के जो वर्क है वेरिएबल फोर्स के, उनको किस तरीके से सॉल्व करना है। मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन भी दिए थे। अब अपन टाइप 2 देखते हैं कि वेरिएबल फोर्स का दूसरा एग्जांपल कौन सा है। जैसे मान लो अपने को क्वेश्चन दे रखा है कि कुछ इस टाइप का कि जैसे ये लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर एक ब्लॉक है जिसको आपने हैंग कर रखा है, वो है 2 kg का, और ये जो लिफ्ट है वो जा रही है 2t के एक्सेलरेशन से। ठीक है, तो आपसे बोला हुआ है इफ लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड with acceleration 2t, find out work done by tension force in 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के अंदर आपको वर्क डन की कैलकुलेशन करनी है। किसकी? टेंशन फोर्स की वजह से। अब कुछ सोचेंगे कि सर टेंशन फोर्स की वजह से वर्क डन होगा क्यों? तो भैया वर्क डन तो होगा, कारण उसके पीछे भले ही ये लिफ्ट के अंदर ये टेंशन से ये जो ब्लॉक है वो लिफ्ट के रेस्पेक्ट में स्टैटिक हो, पर लिफ्ट तो ऊपर की तरफ जा रही है ना। तो मेरा पहला काम क्या होगा, जैसे अगर ये लिफ्ट जा रही है, ये 2 kg का ब्लॉक है। अब अगर अपन यहाँ पे सबसे पहले टेंशन की कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो 2 तरीके हैं, या तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में करो या लिफ्ट के रेस्पेक्ट में। तो अगर ये लिफ्ट से जा रही है 2t से, तो मुझे पता है इस पे क्या लग रहा होगा, m इंटू ए। सूडो फोर्स इधर की तरफ लगाएंगे, टेंशन फोर्स t उधर ही लगी रहा है और यहाँ पे 2g लगेगा ही। तो अगर अपन यहाँ देखेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू 2g प्लस 2 इंटू ए। तो ये आ जाएगा t इज इक्वल टू 2g प्लस कितना आ गया 4t, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू इतनी है। अब हमने देखा कि फोर्स जो है, फोर्स इज टाइम डिपेंडेंट, या यूं कह सकते हो वेरिएबल है। और जब वेरिएबल होता है तो सर ने एक चीज दिखाई थी कि अब इस टाइप के क्वेश्चन में भी वही करना है, फाइंड ds। क्या फाइंड करना है आपको? ds, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्योंकि मुझे पता है जो वर्क में लिखूंगा वो इंटीग्रल ऑफ f डॉट ds से आने वाला है, तो मुझे यहाँ पे ds की कैलकुलेशन करनी है। और ds की कैलकुलेशन के लिए सिंपल सा तरीका है, a मुझे 2t दे रखा है, तो dv बाई dt लिख सकते हैं इसको। क्या आ जाएगा? 2t। तो यहाँ से dv की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2t dt। तो इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? v की वैल्यू ये आ जाएगा कितना? t स्क्वायर। आएगा नहीं आएगा? इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से देखो v को फिर से मैंने लिखा ds अपॉन dt की वैल्यू आई t स्क्वायर। तो ds की वैल्यू कितनी आ गई? t स्क्वायर dt आ गई। अब यहाँ पे चीज़ समझना, जब मैं वर्क डन की बात करूँगा W, तो W कितना आ जाएगा? इंटीग्रल ऑफ F डॉट ds में फोर्स कितना है? T और ds। तो जब आप वैल्यू पुट करोगे तो 20 प्लस 40 इंटू टी स्क्वायर dt। ठीक है, तो अब यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करो तो आया 20 टी स्क्वायर dt प्लस ये आ गया 4 टी क्यूब dt। इंटीग्रेट करो इसको, 0 से लेके 2 और ये 0 से लेके 2। ठीक है, तो जब अपन इसको इंटीग्रेट करके यहां लेके जाएंगे आगे, तो यहां देखो कितना आ जाएगा? 20 टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3, 0 से लेके 2 प्लस यह आ जाएगा 4, ये आ गया टी की पावर 4/4, 0 से लेके 2, ये आएगा। अब यहाँ पे देखो, अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे
तो कितना आ गया ये 20/3 इंटू 8 प्लस ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 16। तो कितना आ गया, ये आ गया देखो 160 प्लस 48/3 कितना आ गया 208/3 जूल। ये आया, कितना आ गया 208/3 जूल। तो इस टाइप के क्वेश्चन में तो यही मेथड होगा। अगर आप इसको कहो टाइप 2 तो ये बहुत बढ़िया होगा। टाइप 2 में ये थोड़ा कंफ्यूजिंग एग्जाम्पल होता है, इसलिए अपने को ध्यान में रखना है। एक और एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूँ जो टाइप 3 पे बेस्ड है, पर वो आप लोगों से हो जाएंगे, वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते। टाइप 3 के अंदर क्या है, एफएस ग्राफ। क्या दे रखा है, एफएस ग्राफ। जैसे मान लो अपने को पता है कि W जो होता है वो इंटीग्रल ऑफ F.ds होता है, यानी अपन ऐसे कह सकते हैं कि नेट वर्क डन इज एरिया ऑफ एफएस कर्व। होगा कि नहीं होगा, क्या कह सकते हैं कि नेट वर्क डन जो होगा वो F और S का जो ग्राफ का एरिया है वही लिखोगे, क्योंकि इंटीग्रेशन आ रहा है, इंटीग्रेशन ग्राफ को ही तो रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे मान लो मेरे को बोल दिया जाए कि जैसे ये क्वेश्चन है, ये और फिर ये और फिर इस टाइप का दे दिया, सिंपल जो भी आप समझ सकते हो। देखो ये वाली वैल्यू हमें दे दी फोर्स और वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का, ये ध्यान में रखना। एरिया भी दे रखा हो तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, ये वैल्यू हमें दे रखी 2, ये 4, ये 6, ये 8 और ये 9, ठीक है। ये आ गया 5 न्यूटन और ये वाला आ गया हमारे 10 न्यूटन, ठीक है। अब उसमें क्या होगा कि वो आपसे पूछ सकते हैं कि फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय फोर्स फ्रॉम, है ना। अब उसमें फर्स्ट पार्ट आपसे पूछ लिया, जैसे फर्स्ट केस कहें इन 4 सेकेंड, सेकेंड हमारे से पूछ लिया इन 6 सेकेंड, ठीक है। और थर्ड पूछ लिया इन 9 सेकेंड। तो कुछ नहीं करना बच्चों, जब सॉल्व करने जाएंगे तो आपको क्या करना है, केवल ग्राफ का एरिया देखना है। और एरिया देखने के लिए तो क्या करेंगे, देखो पहली बात अगर अपन बात करें किसकी, इन 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड में जब आप बात करोगे तो यहाँ पे मुझे ट्राइंगल और उसका दिख रहा है, तो W क्या जाएगा हाफ, पहला ट्राइंगल ये बेस 2 हाइट 5, तो 2 और ये 5 प्लस बेस 2 हाइट 5, पर यहाँ पे क्या है रेक्टेंगल है, तो 2 इंटू 5 कितना आ गया 5 + 10 यानी कितना आ गया 15 जूल। अब अगर अपन बात करें सेकंड पार्ट की, तो इन 5 सेकंड की बात कर रहे हैं, सॉरी ये 6 है ना, इन 6 सेकंड की बात कर रहे हैं, तो 6 सेकंड में क्या होगा, 6 सेकंड यहाँ तक हो रहा है, तो मुझे यहाँ तक का तो पता ही है, ये वाला एरिया और ऐड कर दूँ तो क्या आ जाएगा हाफ। अब देखो ये वाला जो है इसके अंदर क्या निकालोगे, एक तो ये रेक्टेंगल हो गया और एक ट्राइंगल हो गया, तो ट्राइंगल का एरिया तो हाफ 2 इंटू हाइट, देखो 5 ही होगी ये, प्लस ये वाले का क्या हो जाएगा 2 इंटू 5, तो कितना आ गया 15 जूल। तो नेट कितना आ गया 15 + 15 यानी कितना आ गया 30 जूल। भाई यहाँ तक का 15 था ही ना, ये वाला अपन ने और ऐड कर दिया तो टोटल ये आ गया। और थर्ड वाले में आपसे कहूँ 9 सेकंड तक, 9 सेकंड नहीं है, सॉरी ये गलत कर ले, सेकंड नहीं है ये मीटर है ना, 9 मीटर, ये मीटर है, ये 9 मीटर। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब देखो जितना एरिया इसका क्या उतना ही एरिया इसका, तो अगर मैं कहूँ मेरे लिए ज़्यादा यही होगा 15, तो यहाँ तक का था, फिर प्लस ये वाला 15 है, स्मार्ट वर्क करना, ये वाला भी 15 ही होगा क्योंकि जितना उसका है वो,
और लास्ट वाला तो अपने को दिख रहा है बेस ए के हाइट 5 है, तो 5 इंटू 1, आंसर कितना आ गया अपना 50 जूल। ये अपना आंसर आ चुका है। ठीक है, तो ये टाइप 3 अपना हो चुका है, जिसके अंदर अपने से पूछा जाए ग्राफ वाले क्वेश्चन तो उसको इस तरीके से सॉल्व करना है। अब देखो इसमें ये ध्यान में रखना बच्चों, स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब आपको पॉजिटिव को पॉजिटिव, नेगेटिव को नेगेटिव रखना पड़ेगा। इसका मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड हो रहा है तो एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ वाला, एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ वाला ग्राफ का जो एरिया है वो तो पॉजिटिव लो, और एक्स एक्सिस के नीचे वाला जो ग्राफ का एरिया है वो नेगेटिव लो। तो यहाँ पे अभी सारा ग्राफ का एरिया पॉजिटिव था, इसलिए अपन ने पूरे पार्ट में पॉजिटिव लिया है। पर अगर यही चीज में अगर नीचे भी एरिया होता तो अपन क्या लेते हैं, नेगेटिव एरिया भी लेते, है ना। टाइप 4 में अगर हमें ग्राफ दे रखा होगा तो कैसे करेंगे, मतलब ये तो ग्राफ एफएस का था, वहाँ पे फोर्स की वैल्यू भी दे रखी है और आपको पाथ बता रखा है। वो क्वेश्चन आपको अपने आप स्पेसिफिक फॉर्म में समझ में आ जाएगा कि ये वाले ग्राफ और उस वाले ग्राफ में फ़र्क है। ठीक है, उसके अंदर जैसे मान लो अपने से क्वेश्चन पूछा जाए, आपको दे दिया क्वेश्चन के अंदर ये a,0 है, ये a,a है, ये 0,a है, ये f, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ठीक है, ये O है, ये A है, ये B है और ये C है। ठीक है, एक पाथ आपको यूँ दे रखा है, एक पाथ यूँ दे रखा है और एक पाथ यूँ दे रखा है। आपसे बोला हुआ है कि फोर्स की वैल्यू है एक्स वाई स्क्वायर आई केप प्लस एक्स स्क्वायर वाई जे केप। क्या है, एक्स वाई स्क्वायर आई केप प्लस एक्स स्क्वायर वाई जे केप। क्या बोला है, फोर्स इज अप्लाइड टू द particle, F is applied to the particle and it is taken from O point to B point, from OAB, OB and OCB path. Find out work done. ठीक है, इन तीनों पाथ के अलोंग आपको वर्क डन बताना है। स्टार क्वेश्चन है, जेई में आया हुआ है, सब्जेक्टिव लेवल पे अच्छा क्वेश्चन है। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो भी अपने को समझना है। देखो ध्यान से, इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे सर ने मैंने आपको अब बताया था कि जब फोर्स दे रखा है, कितना फोर्स वेक्टर कितना है, एक्स वाई स्क्वायर आई केप प्लस एक्स स्क्वायर वाई जे केप। तो इस टाइप के क्वेश्चन में पहले क्या मानना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आ जाएगा, डी एक्स आई केप प्लस डी वाई जे केप। क्या मानना है, डी एक्स आई केप प्लस डी वाई जे केप। आप डी जेड के केप भी मान सकते हो, पर अपने को आई केप जे केप ही दिख रहे हैं तो के केप मानने का कोई सेंस ही नहीं बनता। तो जब मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो सॉल्व करने पे क्या होगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस। जब आप लिखोगे क्या आएगा, एक्स वाई स्क्वायर आई केप प्लस एक्स स्क्वायर वाई जे केप डॉट डी एक्स आई केप प्लस डी वाई
जे केप इंटीग्रेशन में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यह आ गया एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई। अब इस फोर्स को ध्यान से देखो, क्या करो, इस फोर्स को ध्यान से देखो। ये वर्क की जो वैल्यू है, जैसे यहाँ में मुझे इंटीग्रेशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में और यहाँ इंटीग्रेशन करना है वाई के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पे टर्म वाई की आ रही है और यहाँ पे एक्स की वाई के रेस्पेक्ट में करना और एक्स की टर्म आ रही है ना। तो यहाँ पे अपने को दिख रहा है एक्स इंटीग्रेशन with respect to x terms are of y, और यहाँ क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन with respect to y terms are x। ठीक है, इंटीग्रेशन तो x के रेस्पेक्ट में करना है, यहाँ टर्म y की है, यहाँ पे ऐसे है। तो इस टाइप में क्या करो, यूज द ग्राफ इंफॉर्मेशन, ग्राफ की जो इंफॉर्मेशन है उसको यूज करो। और कैसे यूज करेंगे, जैसे सबसे पहले अपन ले रहे हैं फर्स्ट पाथ कौन सा है, ओ ए बी। क्या यूज कर रहे हैं, ओ ए बी, जिसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, यही वर्क की इक्वेशन आएगी, वर्क फ्रॉम ओ ए प्लस वर्क फ्रॉम ए बी। ये लिखोगे ना, वर्क डन फ्रॉम ओ ए प्लस वर्क डन अपॉन प्लस ओ बी। तो मुझे ये बताओ, यहाँ पे जब अपन लिखेंगे तो क्या जाएगा, टर्म आने वाली है एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई, और यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई। ये तो हो गया हमारे ओ ए के अलोंग, ये हो गया हमारे ए बी के अलोंग। अब मुझे बताओ ओ ए के लिए क्या इंफॉर्मेशन दिख रही है बच्चों अपने को। अगर मैं यहाँ पे लिखूं ओ ए, तो ओ ए के लिए क्या दिख रही है, ओ से ए तक आप जब जा रहे हो तो ओ से ए तक के लिए क्या है, एक्स जो है वो तो किस पे वेरी कर रहा है, वाई यहाँ पे क्या है, 0। ओ से ए पे जो है वो y क्या है, 0 पे है। इसका मतलब अगर मैं कहूं तो dy भी 0 है ना, और x भले यहाँ पे कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से लेके a तक। ये इंफॉर्मेशन मुझे पता लग गई, ठीक है। अच्छा, a से लेके b तक बताओ। अगर a से b तक की बात करूं तो क्या आ जाएगा, a से b पे x जो है क्या वो a पे फिक्स है क्या, देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है। आप y एक्सिस पे जा रहे हो ना, तो क्या चेंज इन x 0 होगा, नहीं होगा। अरे भाई y यहाँ पे 0 था तो dy चेंज, क्योंकि कांस्टेंट है तो dy कितना हो गया, 0। यहाँ x a पे फिक्स है तो dx क्या हो गया, 0। y वेरी कर रहा है 0 से लेके a तक, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, यहाँ देखना, जब आप OA के लिए लिख रहे हो ये, और ये लिख रहे हो OB के लिए, सॉरी AB के लिए, है ना, तो ये हो गया OA, ये हो गया AB। OA के लिए आपने क्या बोला, y 0 है, तो क्या ये भी 0 हो गया, क्योंकि इसमें y आ रहा है और इसमें भी y आ रहा है, इसका मतलब ये भी 0 हो गया। बात समझ आई नहीं आई। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने जब नीचे वाले ग्राफ में जो इंफॉर्मेशन OA से देख ली वो इसमें पुट करी तो ये 0 हो गया। अच्छा, अब इसमें बताओ A से B में आपने क्या देखा, x a पे फिक्स है, ठीक है, dx 0 होना चाहिए, तो dx 0 हो गया, तो इसका मतलब ये 0 हो गया ना। तो केवल ये वाली टर्म ही बची हमारे पास। तो w नेट की बात करूं तो w नेट क्या आने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी वाई, जहाँ पे x जो है वो a पे फिक्स है। तो क्या इसमें लिख दूं, क्या जाएगा, a स्क्वायर वाई डी वाई का इंटीग्रेशन, y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से, जो फिक्स है वो तो लिख दो। तो ये वाला क्या आ गया, देखो a स्क्वायर और ये आ जाएगा y स्क्वायर बाई 2, तो ये आ गया 0 से a लिमिट लगाओगे तो आ गया a की पावर 4/2 जूल, ये अपन ने बता दिया, ठीक है ना। अब क्या मुझे बताओ, जैसे मैं आपसे कहूँ, सेकंड में आपसे लेता हूँ, अब अपन ले रहे हैं w कहाँ से कहाँ तक,
ओ सी बी, क्या लिखेंगे ओ सी बी, तो मैं यहाँ यही लिखूंगा ना कि डब्ल्यू ओ सी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ऑफ ओ सी प्लस डब्ल्यू ऑफ सी बी, डब्ल्यू ऑफ ओ सी प्लस डब्ल्यू ऑफ सी बी। अब मुझे बताओ डब्ल्यू ऑफ ओ सी जब आप लिख रहे होंगे तो ये टर्म तो वो की वही आनी है ना, कि आ जाएगी डब्ल्यू ऑफ ओ सी बी इज इक्वल टू वर्क डन, तो वही आना है क्योंकि आपने इंटीग्रेशन में देख लिया, प्लस इसके लिए भी लिखोगे तो आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई, है ना। तो ये वाला पार्ट तो हो गया ओ सी के लिए और ये वाला पार्ट हो गया सी बी के लिए। अब देखो हमारे को जो इन्फॉर्मेशन पता लग रही है वो लिखेंगे ओ सी के लिए क्या पता लग रहा है, ओ से लेके सी तक जा रहे हो तो ये भी 0,0 था ना, ये भी 0,0 ए, यानी क्या x 0 पे फिक्स है, तो dx क्या हो गया भाई, कोई चीज़ अगर फिक्स होगी तो उसका चेंज क्या हो गया 0। अच्छा y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेके a तक, है या नहीं है। अच्छा ऐसे ही बताओ जब मैं बात करूंगा c से लेके b तक, c से लेके b तक, तो क्या यहां मुझे दिख रहा है कि y a पे फिक्स हो चुका है, a, तो y a पे फिक्स हो गया तो dy क्या हो गया 0। अच्छा x कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से लेके a तक। अब यहां पे देखते हैं o से लेके c तक की क्या इंफॉर्मेशन देखी, x 0, तो क्या ये 0, क्योंकि इसमें x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, तो ये भी 0, ठीक है। c से लेके b तक के में देखो क्या y a पे फिक्स dy 0 होना चाहिए, तो क्या ये 0 हुआ कि नहीं हुआ, तो जब ये 0 हो गया तो आप यहां जब सॉल्व करने जाओगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा केवल ये वाली टर्म बची एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स। अब मुझे बताओ क्या y a पे फिक्स है, तो मैं a स्क्वायर तो बाहर ले लूँ और ये x dx आएगा और 0 से लेके a तक इंटीग्रेट करेंगे तो ये भी a की पावर 4/2 जूल आया। सेम आ रहा है, ये इसकी वजह से आ रहा है, पाथ की वजह से हमेशा सेम आएगा ऐसा कुछ नहीं कह सकते। अब मुझे बताओ थर्ड अपन बात करते हैं वर्क डन अलोंग सी से ओ से लेके बी तक, है ना। अब वर्क डन अलोंग ये तो ये अपने को दिख रही है y इज इक्वल टू एक्स लाइन, क्योंकि ये देखो स्लोप स्ट्रेट लाइन दिख रही है, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, y इज इक्वल टू एक्स है और कोई इंफॉर्मेशन मुझे इसके अलावा पता नहीं है। देखो यहाँ से यहाँ तक के लिए अगर मैं देखूँ तो यहाँ से यहाँ तक के लिए मुझे स्ट्रेट लाइन दिख रही है, इसलिए अपन ये कह सकते हैं। तो जब मैं वर्क डन लिखूंगा वर्क डन अलोंग ओ बी, तो ये आएगा वही टर्म तो वही आनी है एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई। तो अब जब y इज इक्वल टू एक्स पुट करोगे, कहाँ पुट करना चाहिए, जहाँ पे x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना हो y आ रहा हो वहाँ x पुट कर दो, जहाँ y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना हो वहाँ x आ रहा हो वहाँ वो पुट कर दो। तो देखो जब पुट करेंगे तो मैं ऐसे लिखूंगा, ये आ जाएगा x वाई स्क्वायर को चेंज कर दिया एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये कितना, ये आ गया वाई स्क्वायर वाई इंटू डी वाई। रीज़न क्योंकि इधर इंटीग्रेशन का चेंज था। मुझे बताओ क्या 0 से a, ये भी 0 से a, तो ये क्या बन गया a की पावर 4/4, ठीक है। ये क्या हो गया a की पावर 4/4, तो ये आ गया a की पावर 4/2 जूल। चलो काइनेटिक एनर्जी आपने इसके बारे में तो जानते ही हो, क्या होता है, एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल ड्यू टू इट्स मास एंड मूवमेंट, या यूँ कह सकते हो वेलोसिटी। एक ऐसी एनर्जी जो मास और वेलोसिटी होने की वजह से रेस्पॉन्सिबल होती है किसी भी पार्टिकल की, उसे अपन क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो लिखी जाती है वो होती है 12 mv²।
क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ पे एम जो होता है वो मास ऑफ पार्टिकल, ये आपने पढ़ा होगा, और वी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। एम तो क्या होता है, मास ऑफ पार्टिकल, वी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, अब बात करते हैं एनर्जी है। पहली चीज, भले यहाँ वेलोसिटी आ रही है, पर क्या है, वेलोसिटी इज इन फॉर्म ऑफ स्क्वायर, है ना। और स्क्वायर करते ही क्या हो जाएगा, वेक्टर का स्क्वायर अगर अपन करते हैं तो क्या आ जाता है, एक स्केलर क्वांटिटी आ जाती है। क्या आ जाती है, वेक्टर का स्क्वायर अगर अपन करते हैं तो क्या बन जाती है, स्केलर क्वांटिटी। तो अपन ऐसे कह सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। काइनेटिक एनर्जी इज ए स्केलर, क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, और ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगी, ऑब्वियस सी बात है, डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। सेकंड, अगर अपन बात करें यूनिट ऑफ के, तो वो क्या होता है, जूल, कैलोरी, सब होता है यहाँ पे भी। ये तो हो गई अपने एसआई यूनिट, और ये कैलोरी अगर आप देखोगे तो दूसरे उसके अंदर भी आ सकती है। और अगर आप सीजीएस सिस्टम में देखोगे तो ये होती है अर्ग, जो वर्क की यूनिट होती है ना, ये अपने कितने में आ जाएगी, सीजीएस के अंदर। ठीक है, अब थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अपन ये मान के चलते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, काइनेटिक एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है। तो देखो, अभी मैं कुछ एक ऐसी टर्म यूज कर रहा हूँ जिसको अपन आगे पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए ध्यान में रखना है कि ऑल टाइप ऑफ नॉन कंजर्वेटिव, ऑल टाइप ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्सटर्नल फोर्स and conservative force are responsible for change in KE or generation of KE। क्या चीज बोली मैंने कि हर टाइप का नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स जो होते हैं, ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए, या फिर अपन ऐसे कह सकते हैं जनरेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो ये तो चलो समझ में आ जाएगा आपको आगे। फिर ये कंजर्वेटिव फोर्स का इनका मतलब क्या होता है, ये अपन आगे देखेंगे कि क्या होते हैं, किस लिए होते हैं। एक और पॉइंट ये ध्यान में रखना कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या करते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी, जो आपने पहले सुनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी अपने को ध्यान में रखना है कि कंजर्वेटिव जो फोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। अच्छा, एक और चीज, काइनेटिक एनर्जी जो होती है इज ऑल्सो फ्रेम डिपेंडेंट, यानी रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करती है। अगर आप रेफरेंस फ्रेम चेंज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। और देखो, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि के, इसको के लिख देते हैं, तो ये आती है हाफ एम वी स्क्वायर। आपने एक और फॉर्मूला देखा होगा, एम से एम मल्टीप्लाई किया है ना, ये एम ही है। क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू एम वी का
स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम। अपने को पता है मोमेंटम जो होता है वो एम वी के इक्वल होता है, तो अपन ये लिख सकते हैं के इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो यहाँ से क्या आ गया, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m के। तो p की वैल्यू जो आ गई वो अंडर रूट ऑफ 2m के आई। क्या आ गई, जो मोमेंटम आ गया वो कितना आ गया, पी स्क्वायर अपॉन p की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ 2m के। ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि मोमेंटम की वैल्यू अपन इसकी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इससे क्या पता लगा, जैसे ये रिलेशन मैंने क्यों बताया, मान लो आपसे बोल दिया जाए कि टू पार्टिकल हैविंग सेम मोमेंटम कैन हैव डिफरेंट के, तो अपन क्या देख सकते हैं, ट्रू। क्यों, क्योंकि अपने को पता है के इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है। अगर ये सेम है भी सही तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो अपन ऐसे कह सकते हैं द पार्टिकल हैविंग लार्ज मास will have less kinetic energy and lower mass have high K। ठीक है ना। तो ये होता है। अब अपन देखते हैं इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी में केवल इतना ही है, ज़्यादा यूँ नहीं। काइनेटिक एनर्जी तो समझ में आनी चाहिए, और आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो तो ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी ही सही कि काइनेटिक एनर्जी। चलो अब बात करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है। तो वो होती है वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू डेल्टा के। अब ये क्या लिख दिया, वॉल इज इक्वल टू डेल्टा के। वॉल नहीं है, ये वॉल का मतलब है ऑल टाइप ऑफ वर्क डन। जितने भी टाइप के फोर्स होते हैं उनकी वजह से जो का है एफ एक्स आई के प्लस एफ वाई जे के प्लस डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के प्लस डी जेड के। तो जब अपन वर्क डन की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स आई के एफ वाई जे के और एफ जेड, यहाँ कितना हो जाएगा, वर्क डन की जो फॉर्म बनी हुई आ गई एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। ठीक है, तो ये हमारा वर्क की फॉर्म बन गई। अब देखो मुझे पता है एफ एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ एम इंटू ए एक्स, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। ये x क्या हो गया, एक्सेलरेशन अलोंग x डायरेक्शन। क्या एक्सेलरेशन को ऐसे लिखा जा सकता है क्या, v dv अपॉन dx। ये अपन ने पढ़ा था है ना, कि वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में। अब ये डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन का क्यों लिया, क्योंकि x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x डायरेक्शन। ऐसे ही मैं एफ वाई लिखूंगा, क्या आएगा, m इंटू ए वाई। ये क्या आ जाएगा, m इंटू वी डी वी अपॉन डी वाई। कितना आ जाएगा, अगर अपन ये देखेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट अलोंग y ले रहे हैं अपन। ऐसे ही यहाँ पे अगला तो लिखने की जरूरत नहीं है। ये एफ जेड क्या आ जाएगा, m इंटू ए जेड, यह आ जाएगा m v डी वी अपॉन डी जेड आएगा। तो अब अगर अपन यही वैल्यूज ऊपर लिखेंगे, ये इक्वेशन मतलब a हो चुकी है, तो a के अंदर अपन जो वैल्यू पुट करेंगे तो वर्क डन यह आएगा इंटीग्रेशन ऑफ m v डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स
प्लस एम वी डी वी बाय डी वाई इंटू डी वाई प्लस एम वी डी वी बाय डी जेड इंटू डी जेड। अब ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये जो वेलोसिटी है वो क्या एक्स डायरेक्शन की है, ये वेलोसिटी वाई की है और ये वाली वेलोसिटी जेड की है। तो क्या यहाँ पे भी मैं एक्स लिखूँ, यहाँ पे वाई लिखूँ और यहाँ पे जेड लिखूँ, इसलिए मैंने पहले नहीं लिखा था ताकि अपन लास्ट में समझा दें। तो देखो ये dx से dx कैंसिल, dy से dy कैंसिल, dz से dz कैंसिल, क्या बना भैया, ये बना w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ mvx dvx प्लस mvy dvy प्लस mvz dvz। आया? अच्छा, इसको अगर अपन सही से लिखे तो वर्क डन क्या आ गया, अगर मैं लिखूँ इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी, क्या आ जाएगा, m vx का स्क्वायर अपॉन 2 इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, है ना, प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो m vy का स्क्वायर अपॉन 2 इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी प्लस m vz का स्क्वायर अपॉन 2 इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी। ये सब कहाँ से आया, ये देखो v की पावर 1 इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 + 1 v की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1। तो यहाँ से देखो w की वैल्यू क्या आ गई, m v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर, पर ये x में आ रहा है डिवाइडेड बाय 2 प्लस ये क्या आया m अपॉन 2 v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर, पर ये y में आ रहा है, और ये आ गया m अपॉन 2 v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर, पर ये z में आ रहा है, होगा। तब मुझे बताओ ये ऐसे लिख सकते हैं क्या, m अपॉन 2 v फाइनल का स्क्वायर x प्लस v फाइनल का स्क्वायर y प्लस v फाइनल का स्क्वायर z माइनस v इनिशियल का स्क्वायर x प्लस v इनिशियल का स्क्वायर y प्लस v इनिशियल का स्क्वायर z। तो ये क्या आ गया, ये x और y ये सबकी वेलोसिटी तो अपन ऐसे लिख दे m अपॉन 2 v फाइनल का स्क्वायर माइनस ये क्या हो गया v इनिशियल का स्क्वायर। समझे नहीं समझे भाई, हर एक तरफ की वेलोसिटी का एडिशन, और ये भी हर, तो ये टोटल फाइनल वेलोसिटी टोटल इनिशियल वेलोसिटी। तो जब अपन इसको लिखेंगे तो आ गया हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर, और ये आ गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये हमारा क्या आ गया, वर्क डन। यानी यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये वाली चीज अपन ने देखी, और ये आपको क्या करना है, हर एक टाइप के फोर्स की वजह से वर्क लिखना है और फिर उसके बाद ये थ्योरम को अप्लाई करना है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना, W ऑल इज इक्वल टू K फाइनल माइनस K इनिशियल, मतलब हर टाइप के फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। जैसे मैं एक क्वेश्चन की फॉर्म में बताऊं, मान लो अपन ये करते थे कि ये h हाइट से, क्या लिखते थे, h हाइट से एक बॉल जिसका मास है m, उसको फेंकते थे और पूछते थे कि यहाँ वेलोसिटी क्या होगी, पूछते थे नहीं पूछते थे। तो इसमें क्या करोगे, अपन डायरेक्ट लगा सकते हैं कि वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू डेल्टा के। अब क्या लिखोगे, इसमें वर्क किसका हो रहा है, ग्रेविटी का, और कोई सा तो है ही नहीं, तो 0, क्या आ जाएगा, K फाइनल माइनस K इनिशियल। अब मुझे बताओ रिलीज किया है, क्या लिखते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 होगी कि नहीं होगी, भाई आपने यहाँ रिलीज किया है, अब इसमें ग्रेविटी के अलावा कोई वर्क है ही नहीं। अब मुझे बताओ ग्रेविटी का वर्क कैसे निकालेंगे, mg भी नीचे डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो प्लस mgh आएगा कि नहीं आएगा, बताया था ना, दो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है
इज इक्वल टू क्या, हाफ एम वी स्क्वायर होगा। ये एम से एम कैंसिल, देखो वेलोसिटी की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ 2gh। और यही तो अपन ने सीखा था उसके अंदर किस तरीके से अब अपन इक्वेशन लगा के निकालते थे। अब यहाँ पे एक इक्वेशन से काम चल जाएगा। बात समझ आई नहीं आई? तो ये है बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की चीज़ है। इसके एग्जाम्पल प्रैक्टिस से ही आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। पर एक बार अगर आपने इसको अप्लाई करना सीख लिया तो हर तरीके का क्वेश्चन एक ही लाइन में सोल्व हो जाएगा। अप्लाई करने के बाद तो कैलकुलेशन करनी, इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट के थ्रू पूछ सकता है, और सभी को समझ में आ गया हो तो कमेंट के थ्रू रिप्लाई भी कर दे जल्दी से। ये हमने फोर्स माना है और ये अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। जब भी अपन किसी चीज़ के अंदर फोर्स वेरिएबल मानते हैं तो ये लिखते हैं ना कि एफ एक्स आई के, ये अगर फोर्स है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मानेंगे। फिर नेट वर्क डन लिखेंगे तो एफ डॉट डी एस आएगा। तो जब आप इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आई केप का आई केप के साथ, जे केप का जे केप के साथ, के केप का के केप के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा। तो ये आया एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। अब ये एफ को क्या लिखते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या लिखा जाता है, वी डी वी बाई डी एक्स। टी की फॉर्म में तो डी वी बाई डी टी होता है, और डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में वी डी वी बाई डी एक्स। वो डी एस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। अब जैसे एक्स डायरेक्शन का लिख रहे हो तो एक्स का आ जाएगा, वाई का लिख रहे हो तो वाई का आ जाएगा, जेड का लिख रहे हो तो जेड का। तो यहाँ वेलोसिटी भी देखो एम वी एक्स डी वी एक्स अपॉन डी एक्स। ये वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन की, ये वेलोसिटी वाई डायरेक्शन की, ये वेलोसिटी जेड डायरेक्शन की हो गई। तो ये तीनों वेलोसिटीज हो गई। अब अपन जब इसके अंदर वैल्यू को पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एम वी एक्स डी वी एक्स अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस एम वी डी वाई डी वी वाई अपॉन डी वाई इंटू डी वाई। तो यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें कंटिन्यूसली कैंसिल होगी, डी जेड से डी जेड, डी वाई से डी वाई, डी एक्स से डी एक्स। तो ये तो बची अपने एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, ये बची अपने वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी, और ये बची जेड डायरेक्शन की वेलोसिटी। जब इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ v की पावर 1 है, तो v की पावर 1 है तो इसका आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2, इसका भी v स्क्वायर बाई 2 और इसका भी v स्क्वायर बाई 2। पर ये x डायरेक्शन की वेलोसिटी आएगी और ये y डायरेक्शन की और ये z डायरेक्शन की। तो यहाँ जब आप लिखोगे तो ये आ जाएगा v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर अलोंग x डायरेक्शन। यहाँ पे भी यही आएगा पर ये y डायरेक्शन में आएगा और ये z डायरेक्शन में। तो हमने सारी फाइनल वेलोसिटी को एक तरफ ले लिया और सारी इनिशियल वेलोसिटी को एक तरफ ले लिया। तो नेट हमारी ये आ गया फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि ये एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन की आ रही है, ये भी एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन की आ रही है। तो ये तो फाइनल वेलोसिटी बन गई, ये इनिशियल वेलोसिटी बन गई। तो यहाँ से हमने देखा m/2 v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर, तो ये हाफ एम वी स्क्वायर और ये हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के। ने एग्जांपल बताया कि देखो ये बॉल को नीचे ड्रॉप किया तो ये देखो रिलीज कर रहे हैं, तो वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू डेल्टा के। अब ये सोचो कि इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो मुझे ग्रेविटी के अलावा और कोई सा फोर्स नहीं दिख रहा, तो यहाँ वर्क डन बाय ग्रेविटी, इसको लिखा के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, रिलीज किया है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी तो नीचे जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो प्लस एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से वेलोसिटी निकाल ले, ठीक है।